नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डेम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। गुरुग्राम के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने जताया शोक। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़। 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत। गोलीबारी में 3 अन्य सैनिक घायल। विनेश फोगाट पर पेरिस में सुनवाई आगे बढ़ी। 13 अगस्त को रात 9:30 बजे तक आएगा फैसला। आज 11 अगस्त को सुनी जाएगी दलील। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे और गुरुग्राम के एक अस्पताल में वे लगभग 2 सप्ताह से भर्ती थे। अस्पताल में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। पूर्व कांग्रेस सांसद नटवर सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए 1 सरकार के दौरान 2004-05 की अवधि के लिए भारत के विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले नटवर सिंह ने 2008 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। नटवर सिंह ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में भी काम किया और 1966 से 1971 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय से जुड़े रहे थे। उन्हें 1984 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सिंह ने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ सहित कई किताबें भी लिखी। उनकी इस किताब से राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया था। पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह के निधन पर शोक की लहर छा गई है। उनके निधन पर पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी के दौरान 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई। कोकेर नाग वन क्षेत्र में गोलीबारी में 3 अन्य सैनिक भी घायल हो गए। मुठभेड़ में हमलावर दीपक कुमार यादव और लांस नायक परवीन शर्मा ने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जबकि गोलीबारी में घायल हुए एक नागरिक की अस्पताल में मौत हो गई। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंक के लोग दोनों बहादुरों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। भारतीय सेना अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इससे पहले इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था। आतंकवादियों ने सेना की गश्ती दल पर उस समय हमला किया जब वे कोकेर नाग उपमंडल के जंगल में आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी की। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। जारी की 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाज के बीज जारी किए गए। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागानों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में भी जारी की गई। पीएम मोदी ने हमेशा टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत को कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी जैसे कई सरकारी कार्यक्रमों के साथ ही जुड़कर फसलों की जैव प्रबलित किस्मों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे। विनेश फोगाट के मेडल मामले की सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। इस पर फैसला अब 13 अगस्त को रात 9:30 बजे तक आएगा। 13 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 पर यह पता चल पाएगा कि विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं। पहले सीएस ने अपना फैसला सुनाने के लिए 10 अगस्त भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे तक का वक्त रखा था, लेकिन अब आज 11 अगस्त को दलीलें सुनी जाएंगी। विनेश की ओर से ये सभी तर्क दिए गए कि प्रतियोगिता के पहले दिन उसके शरीर का वजन निर्धारित सीमा से कम था। वजन केवल रिकवरी के कारण बढ़ा और वह धोखाधड़ी का मामला नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करना उनका मौलिक अधिकार है। फिलहाल देश भर की निगाहें विनेश फोगाट के मेडल मामले के नतीजे पर टिकी हुई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिक्स्ड पिस्टल टीम ने मनु भाकर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के स्टार शूटर सरबजोत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां हमारे देश के खिलाड़ी एक बढ़िया सरकारी नौकरी के लिए नेशनल में खेलने का लक्ष्य रखते हैं और वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत ने
अधिकारी लेवल की सरकारी नौकरी की पेशकश को ठुकराकर एक मिसाल पेश की है। पेरिस में अपने पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाले शूटर सरबजोत सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार की तरफ से सरबजोत को सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने शूटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे लेने से इनकार कर दिया। सरबजोत को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक का पद ऑफर किया था, और लेकिन उन्होंने शूटिंग को ज्यादा महत्व देते हुए इस पद को लेने से मना कर दिया। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अब प्रदर्शनकारी सेना को भी निशाना बनाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इस बार सेना के काफिले को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक गोपालचंग इलाके में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 15 लोग मारे गए। बता दें कि इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने सेना के काफिले को उस वक्त निशाना बनाया जब अवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता शेख हसीना की वापसी की मांग के लिए सड़कों पर उतर आए थे। तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहनों पर हमला कर दिया और इस हमले में सेना के जवानों के अलावा कई पत्रकारों और स्थानीय लोग भी घायल हो गए। इनमें से 2 को गोली भी लगी है। भीड़ ने जवानों पर पथराव कर दिया और इसके बाद जवानों ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां बांधी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी सेना के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने आज रविवार से मंगलवार तक उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। भाजपा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा आयोजित करेगी, जो आज 11 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्रीय प्रेम का संदेश लेकर शहर, गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, बूथ के पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा के लिए निकलेंगे। हर घर तिरंगा जन अभियान के तहत प्रदेश के हर आवास, हर कार्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा। 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे। अभी 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिवस मनाएंगे। अमृत काल के प्रथम आयोजन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, भारत के आन बान शान को हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम काल में, अमृत काल के इस वर्ष में 13 से 15 अगस्त के बीच हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अभी 11 से लेकर के 15 के बीच में तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए, तिरंगा कार्यक्रम बनने चाहिए, तिरंगा पर गोष्ठियां होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के लेखन प्रतियोगिता होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के डिबेट होनी चाहिए और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य होना चाहिए और इसके माध्यम से संकल्प होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सर्वोपरि है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन द्वारा रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर उन पर हमला किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए अदालत से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने को आग्रह किया था। और अखिलेश ने कहा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं है, फिर उनके संगी साथी गुर्गों को कैसे हो सकते हैं। ऐसे इस हिंसक मामले में माननीय अदालत ने स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश की छवि खंडित हो रही है। देश की राजधानी के इतने करीब इस कुकृत्य के इस पक्ष की जांच हो, ताकि कहीं ऐसा आपस में लड़ते 2 पक्षों के बीच की लड़ाई का परिणाम तो नहीं है, ये भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने के बाद योगी सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने बताया कि मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और बादल उर्फ हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि जिन लोगों पर हमला किया गया वे बांग्लादेशी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 7 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश में वृद्धि की भविष्यवाणी की है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश पर और दूसरा उत्तर पूर्व राजस्थान पर बनने से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। 10 से 16 अगस्त तक इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। इस अवधि के दौरान
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मानसून ट्रफ सामान्य बनी हुई है और बीकानेर, रोहतक और अन्य क्षेत्रों से गुजर रही है। उत्तर पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व असम पर चक्रवाती परिसंचरण जारी है। पश्चिम और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 11 अगस्त को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।